नमस्कार साथियों, जगदीश प्रसाद की पाठशाला में आपका घना घना स्वागत है। आज प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत के बारे में पढ़ेंगे। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, तब चुपचाप वही होगी कोई कविता, आंखों से कविता अनजान। को कहने वाले हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि, जो प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण करने वाले हमारे कवि, हमारे शब्द शिल्पी जो कहलाते हैं छायावाद के, हमारे छायावाद के विष्णु जो कहलाते हैं, वो हमारे सुमित्रानंद पंत जी के बारे में आज पढ़ेंगे। ऐसे महान व्यक्ति का जन्म 1900 में जन्म हुआ और उत्तराखंड के कर्मांचल के कौसानी ग्राम में हुआ था। 1977 में ये देवलोक हो गए और इनका मूल नाम गोसाई दत्त था और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं क्योंकि इन प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण किया था, जबकि जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया था। जैसे छाया कामायनी के अंदर उन्होंने कठोर रूप का चित्रण किया है। तो इस प्रकार से ये बातें जो है आपके पेपरों में आने वाली है। पल्लव की 40 पृष्ठों में प्रवेश नाम की इन्होंने एक भूमिका लिखी थी जिसको छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। सुमित्रानंद पंत ने अपनी रचनाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग प्रगतिवाद, यानी प्रगतिवाद के जनक हमारे जो माने जाते हैं वो सुमित्रानंद पंत जी को माने जाते हैं। इन्होंने छायावाद में लिखा 1918 से 1934 तक। और दूसरा काल आ जाए, दूसरा समय या दर्शनक धर्म का दूसरा पड़ाव आता है इनका प्रगतिवाद, जो 1935 से 45 तक माना जाता है। और उनके बाद में उनका रचनाक्रम आ जाता है अंतःचेतनावाद, जिसमें उन्होंने 45 से 48 तक रचनाक्रम किया। और उसके बाद में अंतिम पड़ाव इनका जो माना जाता है वो नव मानवतावाद में, जिसमें ताजमहल जैसी कविताएं लिखी थी इन्होंने, उनको माना जाता है। और वो है 1949 से बाद की रचनाएं। तो ये तो संक्षिप्त रूप से मैंने बताया आपको सुमित्रानंद पंत जी के बारे में। और ये हमारे छायावाद के भी प्रवर्तकों में शामिल होते हैं, जो बड़ा त्रयी है जिसमें सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। उनकी तिकड़ी के अंदर भी शामिल होते हैं। और छोटी तिकड़ी में जैसे राम कुमार वर्मा है और महादेवी वर्मा है, इस प्रकार के लोग आ जाते हैं। तो चलिए हम अब विस्तार से लिख करके इनका अध्ययन करते हैं। मैंने बताया कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 के अंदर हुआ। जन्म तो हुआ 1900 में और मृत्यु हुई इनकी 1977 में। जन्म इनका जो स्थान है, जन्म स्थान वो है उत्तराखंड, जहाँ प्रकृति का सुंदरतम रूप, पल पल में बदलने वाला रूप, और पल पल में बादल का गर्जना, पल पल में बादलों का मनना, पल पल में बादलों का बरसना, और पल पल में झरनों का फूटना और नदी से होते हुए समुद्र की ओर लय हो जाना। ऐसे क्षेत्र में रंग बिरंगे प्रकृति की छटाएं रूप के अंदर प्रकृति के इस मनोरम्य रूप में नामक स्थान, मनोरम्य जो जहाँ रूप है उस स्थान पर उत्तराखंड के कौसानी, यानी उत्तराखंड के क्रोमांचल, कुरुमांचल के कौसानी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल जो नाम था वो था गोसाई दत्त। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि और शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति के कोमल रूप का वर्णन किया था। इन्होंने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण किया था। और आगे बात करते हैं तो इनका जो रचना धर्म है 4 भागों में माना जाता है। पहला भाग तो इन्होंने लिखा था छायावाद में। छायावाद
और छायावाद के अंदर इन छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। जो समय था 1918 से 1934 तक। और उसके बाद में आ जाते हैं दूसरा पड़ाव आ जाता प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में उन्होंने 1934 से 44 तक लिखा। और फिर आ गया अंतःचेतनावाद ये रूप लिखा 1945 से 48। और अंतिम रूप है नवमानवतावाद जो 1949 से बाद का जो समय है नवमानवतावाद, जिसमें ताजमहल जैसी रचनाएं आई, युगवाणी जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी। तो आगे करते हैं इनका विस्तार से अध्ययन। इन्होंने पल्लव की प्रवेश नामक 40 पृष्ठों में एक प्रस्तावना लिखी थी जिसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं छायावादी रचनाएं, जिसके अंदर उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव जैसी रचनाएं थी। और पल्लव के अंदर भी 40 पृष्ठों की जो प्रवेश नामक जो भूमिका लिखी थी उन्होंने, उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। छायावाद का घोषणा पत्र कहलाता है। पल्लव की प्रवेश नामक प्रस्तावना या भूमिका, ठीक है। और उसके बाद में पल्लव जो रचना है ये 1928 के अंदर लिखी थी, 1928 के अंदर लिखी थी। और आगे के हम ले लेते हैं प्रगतिवाद इन्होंने लिखा था प्रगतिवाद जो इन्होंने लिखा था 1935 से 45 तक चलता है इनका। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, युगवाणी, इसके अंदर इन्होंने रचना युगवाणी, ग्राम्य आदि रचनाएं लिखी। और युगांत रचना है ये छायावाद की अंतिम रचना मानी जाती है। प्रगतिवाद के बाद में ये आ जाते हैं अंतःचेतनावाद में। आगे की ये आ जाते हैं अंतःचेतनावादी रचनाएं की जो अंतःचेतनावादी रचना है ये 1945 से 1948 स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, स्वर्णधुली, बुढ़ा चांद, कला और
कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पर उनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और आगे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगांत भी इसकी मानी जाती है। आगे आ जाते हैं अपन अंतर चेतनावाद के बाद में आते हैं नव मानवतावाद। नव मानवतावादी रचनाएं, ये उनकी 1949 से शुरू होती है। नव मानवतावादी रचना 1949 से शुरू होती है और नव मानवतावाद के अंदर इन्होंने चिदम्बरा और एक स्टोरी में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद ये रचनाएं हैं, ये नव मानवतावाद में लिखी थी। चिदम्बरा के ऊपर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, तब चुपचाप आंखों से बही होगी कोई कविता अनजान, ये रचना भी कहने वाले विद्वान हमारे सुमित्रानंद पंत जी है। और पंत जी कहते हैं कि अब हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इसने तुतलाना छोड़ दिया है। ये अब प्रियसी कहने लगी है। और अब जो भाषा है इसमें आम आदमी का मिलना जुलना, का गले मिलना उसका हंसना, रोना, लड़ना, आदि की भाषा होनी चाहिए। ये सुमित्रानंद पंत जी ने कहा था। और प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। और प्रकृति के कठोर उपचेतन छायावादी कवि जो हमारे शिव कहलाते हैं, वर्मा कहलाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। और इस प्रकार में एक इनकी अंतिम रचना लोकायतन थी। इनकी अंतिम रचना लोकायतन थी। और कला और बूढ़ा चांद पर मैंने बता दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला था। इस प्रकार से आज की क्लास इतनी, बाकी क्लास बाद में लगाएं। तब तक के लिए जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।